तो बच्चों, कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम तथा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आज हम आपको बताए थे कि बताएंगे बहुल आवेशों के बीच बल, या दूसरे शब्दों में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। चित्र बनाने में देरी न हो इसलिए इन दोनों चित्रों को मैंने बना लिया, जिससे कि लेट न हो, कम समय में, कम टाइम पीरियड में यह बन सके। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि यदि कोई निकाय या सिस्टम कई आवेशों से मिलकर बना हो, सपोज दैट यहाँ पर है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, कई आवेशों से मिलकर बना हो, तो किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला बल अन्य समस्त आवेशों द्वारा उस पर कार्य करने वाले अलग अलग बलों के परिणामी के योग के परिणामी के बराबर होता है। परिणामी के योग के नहीं, परिणामी के बराबर होता है। इन सबका सदिश योग निकाल दिया जाए तो उसी के बराबर होगा। या यहाँ पे तीन आवेश हैं, Q1, Q2, Q3। Q2 के कारण इस पर Q1 पर बल जो है F12 है और Q3 के कारण F13 है। तो इन दोनों का परिणामी बल यह है। इसके बारे में अभी हम बताते हैं। इसके पहले कि हम अध्यारोपण के सिद्धांत को समझें, सबसे पहले हमको जरूरी हो जाता है कि दो बलों के सदिश योग के बारे में जानना, कि दो बल यदि लगे हों तो उनका सदिश योग कैसे ज्ञात करते हैं। सदिश योग ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए यह है और दूसरा वेक्टर बी यह है, या दो वेक्टर ए और बी एक वेक्टर ए यह है और दूसरा वेक्टर बी जो है यह है, जो इस दिशा में है, और ये वेक्टर, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने की कई विधियां हैं। एक विधि है कि दोनों को एक पॉइंट पर ले लिया जाता है, ए और बी को एक पॉइंट पे बनाइए। ये देखिए मैंने बनाया उतने ही लंबाई का वेक्टर ए, और ये जो वेक्टर बी जितनी लंबाई का है वो जिस दिशा में है उसी दिशा में जो है हम उतनी लंबाई का लेकर बनाने का प्रयास करते हैं वेक्टर बी को। इन दोनों का परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसकी सहायता से, इन दोनों भुजाओं की सहायता से एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज जब हम बनाएंगे तो ये डॉटेड लाइन से मिला लीजिए या ऐसे मिला लीजिए, इसके समांतर एक रेखा खींचिए तो उसके समांतर रेखा ये हो गई, और इसके समानांतर रेखा जो है ये हो गई। ये समांतर नहीं है, ये कुछ इस तरह से जाएगी, ये रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ये यहाँ पे मिलेगी। तो इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जो विकर्ण जाता है यही विकर्ण रिजल्टेंट कहलाता है। इसको वेक्टर आर कहते हैं। तो क्या लिखा जाता है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये मिल गया, ये मिल गया तो इन दोनों का कार्य समाप्त हो गया। टोटल इन दोनों का जोड़ जो है यह है, या इन दोनों का सदिश योग यह है। इसके जोड़ने का तरीका ये होता है, दो वेक्टरों को एक बिंदु पर रख करके जब जोड़ते हैं तो ये ऐसे होता है। इसी तरीके से आइए अब हम देखते हैं बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। इसको हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। यहां पर तीन आवेश हैं, Q1, Q2 और Q3। तो इस तीनों आवेशों के कारण, तीनों आवेशों में से किसी एक पर बल निकालना है। वैसे पहले आप इसको सुनिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से
मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण तो उनमें से किसी एक आवेश पर, ये नहीं है, ये है, यहां पर लिख दिया गया है, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट है अध्यारोपण सिद्धांत का। कहने का मतलब क्या है, तीन आवेश है हमारे, यह थोड़ा सा हल्का एग्जाम्पल है और ये थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल है। इन दोनों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने भी लेकर समझा सकता था, लेकिन उसमें जो बनाया गया डायग्राम है बच्चों के समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप समझने का प्रयास करें। यहां पर जो है तीन आवेश है, Q1 है, Q2, एक Q2 है और एक Q3 है। Q1 पर हम बल निकालना चाहते हैं कि कुल बल कितना है। Q1 पर बल इस निकाय में केवल तीन ही आवेश हैं, Q1, Q2, Q3। Q1 पर कुल बल ज्ञात करना है तो Q1 पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q2 द्वारा लगाया गया, हालांकि इसके द्वारा इस पर भी बल लगाया जाएगा तो इस पर हम बल की गणना नहीं करेंगे, हम Q1 पर बल की गणना करने चल रहे हैं। तो Q1 पर बल की गणना कैसे करेंगे, Q1 पर ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो यह इसको प्रतिकर्षित करेगा। कल मैंने बताया था कि ये इधर की तरफ इस पर लगने वाला बल इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ होगा क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहा है। तो F12 लिखते हैं, इसका मतलब पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे आवेश के कारण। कल मैंने बताया था अच्छी तरीके से लेक्चर नंबर 3 में। यहाँ पर इस पर जो है इस आवेश के कारण लगने वाला बल है F13। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आवेश पर लगने वाला बल F1 का मतलब होता है पहले आवेश पर लगने वाला बल तीसरे आवेश के कारण, आई मीन Q3 के कारण इस पर लगने वाला बल जो हो जाएगा। अब क्या किया गया है, इन दोनों बलों का परिणामी ले लिया गया है क्योंकि इस आवेश पर केवल यही दो बल कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों का परिणामी बल जो है ये F1 है, टोटल बल, इस पर टोटल बल जो है F1 है। तो होता क्या है, F1 इज इक्वल टू लिखा जाता है, यहां पर आप लिख सकते हैं कि वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13
3, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इस पर लगने वाला कुल बल प्राप्त हो जाएगा, इस पर लगने वाला परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए कल जैसे बताए हुए थे उस तरीके से हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। F12 वेक्टर F12। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी के बुक में कई जगह आपको मिलेगा जो मोटे अक्षर से थोड़ा कुछ लिखा गया होगा। सपोज है कि कोई अक्षर जो है मोटे से लिखा गया है, उसमें जो अक्षर मोटे से लिखा गया होता है इसका मतलब होता है कि वेक्टर एफ, और जो पतले से लिखा गया रहता है इसका मतलब होता है मॉड ऑफ वेक्टर एफ। इसका मतलब होता है कि वेक्टर एफ का परिणामी या सदिश एफ का परिणामी बल। तो आपके किताब में इस तरह से इसके ऊपर तीर नहीं लगाया है, केवल उसको मोटे अक्षरों में लिख दिया है। तो मोटे अक्षरों को लिखे हुए को आप समझिए कि वो वेक्टर एफ है। जो पतले अक्षरों में लिखा हुआ है समझिए कि उसका परिणामी है, उसका आंतरिक मान है। इस तरीके से इसको तो मैं मिटा ही दूं। आइए अब हम जरा देखने की कोशिश करते हैं, इन सबों के बारे में भी लिखेंगे, पहले इसको कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट O है, ओरिजिन O, या एक निर्देशांक अक्ष होता है जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो उसका यह पॉइंट O है और O के सापेक्ष Q3 का स्थिति सदिश R3 है, O के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R2 है और O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R1 है। अब हम यहां पर 1 का चार्ज 1 या चार्ज Q1 का स्थिति सदिश Q3 के सापेक्ष में लिखना चाहते हैं। चार्ज 1 का स्थिति सदिश चार्ज 3 के, तो इधर से इधर की तरफ वाली डायरेक्शन जो है मानी जाती है R13। 1 का स्थिति सदिश लिख रहे हैं तीसरे के सापेक्ष, इसलिए यह R13 हो जाएगा। और कल आपको बताया भी गया था कि वेक्टर R13 बराबर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसी तरीके से यहां पर Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तो यहां पे हो जाएगा R12। 1-2 का मतलब होता है 2 से 1 की तरफ। कल मैंने बताया था 1-3 का मतलब होता है 3 से, उल्टा चलता है। कल मैंने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा किया था। यहाँ पर F12 की डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन में, देखिए मैंने यहाँ पर एरो बना दिया है कि यह R12 की डायरेक्शन है, यह R13 की डायरेक्शन है। R13 का मतलब 3 से 1 की तरफ, या पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q3, अंग्रेजी में इसको ऐसे बोलते हैं। या R1 का स्थिति सदिश Q1 का स्थिति सदिश Q3 के सापेक्ष, यहां पर Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1 2 Q1 Q2 है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, और यहां पर क्या लिख सकते हैं R का कैप। यहां 1 2 है तो इसकी भी दिशा इसी दिशा में है, तो क्या लिखा जाएगा 1 2, और ये क्या लिखा जाएगा 1 2 का कैप। तथा यहां देखिए वेक्टर F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। ये दोनों R13 का कैप क्यों, क्योंकि यह 1 से 3 की इस दिशा में 1 की पोजीशन 3 के सापेक्ष निकाली जा रही है, ये इस दिशा में है, इसलिए R13। तो परिणामी बल क्या निकालना चाहते हैं, अतः F1 या वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। इन दोनों को जैसे मैंने बताया है जोड़ा जाएगा।
तो जब जोड़ा जाएगा तो इन दोनों को हम लिखते हैं 1/4πε0 और हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 का कैप प्लस 1/4πε0 और इंटू Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर और ये हो जाएगा R12 का कैप। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये पाएंगे Q1/4πε0 और विद इन ब्रैकेट ये कर लेंगे 1Q2 अपान R12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा R12 का कैप प्लस Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 का कैप। इन दोनों का सदिश योग जोड़ेंगे तो इसका जो है वेक्टर F1 प्राप्त हो जाएगा। F1 मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 1, जो परिणामी है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पर बल अन्य सभी आवेशों के बल के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। आपके किताब में कुछ इस तरह का एक फिगर बनाया हुआ है और उस पर तमाम वेक्टर के चिन्ह बना करके समझाने की कोशिश किया हुआ है। आइए अब हम इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसको तो अब मिटा ही रहे। यह वाला चित्र भी यदि मिटा दिया जाए तो आसानी हो जाएगी। और यहां पर देखिए 5 आवेश हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और यहां पर एक पॉइंट O बना दिया गया ओरिजिन केवल दिखाने के लिए बनाया गया है, इसलिए दिखाने के लिए बनाया गया है। यह Q1 है तो Q1 का स्थिति सदिश इसको R1 मान लेगा। अगर यहाँ पर एरो बना दिया जाए इन सभीयों में, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, केवल यहाँ ये R1 हो जाएगा। अगर यह Q2 है तो इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से मिला दिया जाए तो यह वेक्टर R2 हो जाएगा। यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो यह वेक्टर R4 हो जाएगा। इसको यहाँ से मिला दिया जाए तो ये वेक्टर R5 हो जाएगा। इसको यहां से मिला दिया जाए तो यह वेक्टर R3 हो जाएगा। अब क्या किया जाए, क्या करना हमको, यहाँ पे इन सभी आवेशों के कारण Q1 पर बल निकालना है। तो इसमें कई बल आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 पर एक आवेश आपका 1 है और आवेश है दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो दूसरे के कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा ये हो जाएगा F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। तीसरे के कारण पहले को लगने वाला बल हो जाएगा F1 3। चौथे के कारण लगने वाला बल हो जाएगा F1 4 और 5वें के कारण लगने वाला बल हो जाएगा F1 5। 4 आवेश हैं। ये देखिए दूसरे के कारण लगने वाला बल पहले पर F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, अंग्रेजी में इसको ऐसे बोलते हैं। ये है कि पहले आवेश पर लगने वाला यह F12 है या F13 है, क्योंकि 3 यहाँ पे है तो यह इसका वेक्टर है इधर की तरफ, और यहाँ पर 4 है तो यह F14 इधर है, यह 5 है तो यह F15 इसी लाइन को मिलाने वाली रेखा के नाम है। जो कोई 2 आवेश हैं उन्हीं दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही यह बल है, या तो उसके अपनी तरफ होगा या तो दूर की तरफ होगा। क्योंकि सभी आवेश धनात्मक ही हैं इसलिए सभी प्रतिकर्षित करेंगे, बाहर की तरफ ही दिखाया गया, अंदर की तरफ कोई लिया नहीं गया। तो हमारे पास 4 बल हैं, 1 2 3 4। इन 4 बलों का परिणामी ज्ञात करना। परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमने क्रम से लिख लिया
F12, F13, F14, F15। सबसे पहले हम किसी को किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के लिए कोई नियम विशेष नहीं है, क्रम का कोई नियम नहीं, कैसे भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कहीं मति भ्रम की स्थिति में न फंस जाएं, इसलिए सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, दो वेक्टर को लेकर के जोड़ेंगे। पहले F12 ये वेक्टर है, F12 और F13 को लेकर के जोड़ेंगे। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा, जो परिणामी, इन दोनों के जोड़ने से जो परिणामी बल प्राप्त होगा उसको और F14 इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो इसका भी एक परिणामी प्राप्त होगा, F14 का और इसके परिणामी का। अब उसका परिणामी लेकर के F5 के साथ इन दोनों का जोड़ देंगे तो हमारा जो अंतिम वाला परिणामी मिलेगा वही R नहीं लिखते हैं यहाँ पर F1, क्योंकि फोर्स ऑन चार्ज 1, देखिए यहाँ प्लस Q1 लिखा है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ये निकल जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हमको ज्ञात करना है F1 बराबर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 प्लस F1 पहले आवेश पर कार्य करने वाला बल तीसरे आवेश के कारण प्लस पहले आवेश पर कार्य करने वाला बल चौथे आवेश के कारण प्लस पहले आवेश पर कार्य करने वाला बल पांचवें आवेश के कारण। ऐसे हम लिखेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कैसे किताब में बनाने की कोशिश किया है। पहले हम जोड़ेंगे F12 और 13 को, ये F12 है और ये F13 है। इन दोनों का परिणामी हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो इसी के समानांतर, इसके समानांतर एक रेखा हम खींचेंगे ऐसे। अभी समांतर खींचा नहीं गया है लेकिन ये देखिए, ये कुछ समांतर गया और इसके समांतर रेखा खींचेंगे हम ऐसे। तो इन दोनों बलों का परिणामी यहां से मिला दीजिए, ये सीधी रेखा होगी, ये इन दोनों का परिणामी हो गया। तो अब इन दोनों को हम भूल जाएंगे, 1 2 1 3 को भूल जाएंगे, अब इसको याद रखेंगे। इसका परिणामी 1 2 हो गया तो 1 4 बचा है। अब इसका और इसका परिणाम सहायता से हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो एक देखिए, एक बल यह है और एक दूसरे इसी के समानांतर यहां से एक कुछ ऐसे खींच लीजिए। इसके समानांतर हमारे ख्याल से इसके समानांतर है नहीं, यह क्या लिखा गया है, F14 है, ये है F14 और उसके समानांतर यदि आप खींचना या इसी के समानांतर खींचिए, पहले इस वाले सिरे से इसके समानांतर खींचिए, F14 के समानांतर। नो, यहां पर ऐसे हम खींचेंगे। फिर भी समांतर हुआ नहीं। मान लीजिए इसके समानांतर है, अब उसके समानांतर ये हो गया, इसके समानांतर जब खींचना है तो इसके समानांतर ये हो गया। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसके समानांतर है। तो इस बल का और इसका परिणामी ये तो था, इन दोनों का परिणामी ये था, और इस परिणामी और F1 का जो परिणामी होगा वह आपका ये होगा, इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ये जो एरो बना रहे हैं ये वाला। तो F14 और इसके परिणामी इन दोनों बलों का परिणामी निकल गया।
अब इसके साथ किसको जोड़ेंगे, F15 को, ये बीच वाले के साथ F15 को जोड़ेंगे। तो इसी के समानांतर एक रेखा ऐसे खींचेंगे और यहां पर ये जैसे गई है नीचे वाली रेखा, ये वाली रेखा भी ऐसे जाएगी इसी के समानांतर। तो जो परिणामी बल बनेगा वह परिणामी बल कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो यही जो हो जाएगा वेक्टर F1 होगा। आपकी किताब में कुछ बना करके इसी तरह से और समझाने की कोशिश किया है, मैंने भी यहाँ पर समझाने का एक प्रयास किया है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे F12 होगा। F12 की वैल्यू आप लोग जानते हैं सभी, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि F12 का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर Q1 Q3 13 है तो Q1 Q3 बटे R13 का कैप, सॉरी R13 का स्क्वायर R13 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 बटे R14 का स्क्वायर R14 का कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और हो सकता है Q1 Q5 R15 का स्क्वायर R15 का कैप। तो इसको जब हम कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 भी कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 का कैप प्लस Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 का कैप प्लस Q4 अपान R14 का स्क्वायर R14 कैप प्लस Q5 R15 का स्क्वायर R15 का, ये सब कॉमन लेते जाएंगे Q1 तो ये बचता जाएगा, इस तरीके से होता जाएगा। इसको समेशन के रूप में लिखने की भी एक प्रक्रिया है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर मान लीजिए सिग्मा, ये बता रहा हूं थोड़ा सा, सिग्मा xi यहाँ i इज इक्वल टू 1 to 10 लिख दिया जाए, इसका मतलब होता है एक बार i की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार i की वैल्यू 2 रखेंगे, एक बार i की वैल्यू 3 रखेंगे, 10 बार रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, एक बार x1 करेंगे, फिर x2 लिखेंगे, फिर x3 लिखेंगे और जितने वैल्यूज आ गए सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ते हुए जाएंगे तो हम x10 तक पहुंच जाएंगे। आप कहें कि गुणा के लिए क्या लिखा जाता है, x1 इंटू x2 इंटू x3, उसके लिए लिखा जाता है पाई i इज इक्वल टू 1 to 10 और xi, इसका मतलब होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 x10, क्योंकि मिनिमम लिमिट 1 है, जो इसकी न्यूनतम सीमा 1 और 1 है और अंतिम सीमा 10 है, तो 1 से लगाकर गिनते हुए 1 से 10 तक जाएंगे, सबको गुणा कर दीजिए। जब इसको समेशन का चिन्ह कहते हैं और इसको मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह कहते हैं। पाई जो है मल्टीप्लीकेशन को दर्शाता है, कैपिटल पाई बोला जाता है, या जो है ये सिग्मा बोला जाता है। तो इस तरीके से तो इसको उसी रूप में हम लिखना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 1 1 सब में कॉमन है। ये देखिए Q2 Q3 Q4 Q5, 2 से स्टार्ट है 5 तक है, यहाँ पर रख देंगे सिग्मा i इज इक्वल टू 2 to 5, 2 से 5 तक 2 3 4 5 रहेगा। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा QI अपान R1 1 1 1 1 सब में है, तो
तो यहाँ पर R1 रहेगा, यहाँ 2 है, ऊपर 2 की जगह पे I हो गया, तो नीचे भी 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे I हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर R1 और I का ऐसे I इज इक्वल टू, जब 1 रखेंगे तो Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप I प्लस I इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो Q3 ये वाला हो जाएगा बटे R13 इंटू R13 का कैप। 4 रखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, 5 रखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। इस तरीके से यह इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर F1 बराबर। इसी के साथ इतना पर्याप्त है, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा भी आप जानने की कोशिश करते हैं तो उसको भी मैं थोड़ा बता दूं। कहीं कंपटीशन की किसी बुक में ऐसे भी दिया हो सकता है, इसी को इलांगेट करके, इसको इलांगेट करके दूसरे तरीके से भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर। कल बताया था मैंने कि इसको लिखा जा सकता है वेक्टर R12 बटे R12 प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर इंटू ये R13 बटे R13 इस तरह से प्लस करते हुए 1 2 3 4 4 टर्म्स है, हम लिखते चले जाएंगे। तो जब 4 टर्म्स में लिखते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और R12 की घाते 3 और ये हो जाएगा वेक्टर R12 प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर, R13 रेज टू दी पावर 3 इंटू वेक्टर R13 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन आपको यही पता है कि इसको यहां पर R12 को लिखा जा सकता है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसको लिखा जा सकता है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3। तो इस तरीके से जब हम इसको लिखते हुए चलेंगे तो इसका एक दूसरा स्वरूप बनेगा, इस वाले समीकरण का एक दूसरा स्वरूप बनेगा। फिलहाल आप लोग इसको समझ चुके हैं, इसलिए हमको इसको मिटाने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं इसको मिटा सकता हूं। आइए अभी हम इसको हम लिखने का, इस वाले को लिखने का प्रयास करते हैं कि F1 वेक्टर हो, F1 इज इक्वल टू, हम इसके जगह पर इसको R12 के जगह पर इसको रख करके और तब ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 की वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान R13 का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस R3 वेक्टर R3, ये है प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे 2 टर्म और आएंगे। फिर इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर कर देंगे Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा Q2 अपान R12 की घाते 3 और ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा Q3
अपान R13 की घाते 3 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 प्लस ऐसे ही दो टर्म और आ जाएंगे, और जिसको कि आप लिख लेंगे, आप जानते हैं। तो इस तरीके से चाहे तो इक्वेशन का स्वरूप ये लिखिए या ये लिखिए, और वैसे थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में जब लिखा जाता है तो वैसे लिखा जाता है। वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन सब की आवश्यकता आपको कंपटीशन में पड़ेगी। फिलहाल आपकी जानकारी यहीं तक पर्याप्त है, एनसीईआरटी में यहीं तक दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद ये सब चीजें नहीं दी हुई हैं। तो वैसे कल मैंने बताया था इसके बारे में कि यहाँ घात क्यूब करके भी लिखा जा सकता है, तो उस फॉर्म में मैंने लेकर के लिखने का समझाने का प्रयास किया। समझ गए तो ठीक, कोई अन्य साइट बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको मिलेगा, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि एनसीईआरटी की एग्जाम्पल या कोई न्यूमेरिकल से कोई परेशानी हो, एग्जाम्पल यदि आप समझ नहीं पाते हो तो इस एग्जाम्पल को कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, सॉल्व करने के लिए दीजिए, मैं सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं देख रहा हूँ एग्जाम्पल यदि मैं बताते रहूंगा और उतनी धीमी स्पीड से बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा कोर्स समाप्त कराने में। इसलिए हमारा सहयोग कीजिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, पहले तो एग्जाम्पल ही देखिए, जो एग्जाम्पल समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल नंबर 10 आप लिख दीजिए। मैं उसको अगले दिन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा और साथ में आगे भी बढ़ने की कोशिश करूंगा।